चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं, ज्यादा समय ना गवाते हैं, हम मुद्दे पे आएंगे। आज का जो टॉपिक है, वो टॉपिक का नाम है करिकुलम डेवलपमेंट एंड मॉडल्स। यहाँ पे दो बातें जाननी है, करिकुलम डेवलपमेंट और मॉडल। करिकुलम का डेवलप कैसे होता है और कौन कौन से आधार पे करिकुलम डेवलपमेंट होता है, तो हमको जानना है आज करिकुलम डेवलपमेंट। करिकुलम डेवलपमेंट, करिकुलम डेवलपमेंट, इसके बारे में हमको जानना है। तो करिकुलम डेवलपमेंट के बारे में जानते हैं। तो करिकुलम का के बारे में आप लोग जानते हैं क्या है करिकुलम। करिकुलम मतलब क्या? पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम। अब पाठ्यक्रम के बारे में भी आप लोगों ने जाना हुआ है। पाठ्यक्रम क्या है? पाठ्यक्रम वह जो कि बच्चा स्कूल में जा करके और वहां से पूरा दिन जो कुछ भी वह सीखता है वो सारा क्या होता है? पाठ्यक्रम होता है। अब पाठ्यक्रम होता है, पाठ्यक्रम में बस एक ही बात नहीं आती। पाठ्यक्रम के साथ साथ में वहां पे जो है वो पुस्तकों के साथ साथ में जो पुस्तकें हैं, पुस्तकों के अलावा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, कोर करिकुलर एक्टिविटी, सब चीजें जो है वो जो पूरा सब कुछ समाहित होता है उसमें। यानी हिंदी, इंग्लिश, गणित, मैथ जो भी है वो उसके अलावा बच्चा टीचर्स के साथ में सानिध्य में, लाइब्रेरी में, लेबोरेटरी में और अन्य क्रियाएं जैसे कि खेल कूद, मनोरंजन या फिर आर्ट एंड क्राफ्ट, ये सब कुछ जो कुछ सीखता है वो सब पाठ्यक्रम के तहत आता है। तो अब ये सब का जब हम विकास करते हैं, डेवलपमेंट का मतलब क्या? विकास। डेवलपमेंट की बात करेंगे तो इसका मतलब होता है विकास। विकास। अब पाठ्यक्रम का विकास कैसे करते हैं? पाठ्यक्रम का विकास से तात्पर्य है कि जब हम पाठ्यक्रम नया बनाते हैं, अगर हमको पाठ्यक्रम बनाना है तो पाठ्यक्रम जब बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, मैं भी ओवरव्यू की बात कर रहा हूं। पाठ्यक्रम बनाने के लिए हर 5 वर्ष में, एवरी 5 वर्ष में क्या होता है, हमारा जो पाठ्यक्रम होता है वह बदल जाता है। वो क्या होता है? बदल जाता है। अब जब बदल जाता है यानी आपका पाठ्यक्रम अगर बना हुआ है तो 5 साल के बाद आपका पाठ्यक्रम बदल जाएगा। तो बदलने के लिए क्या रखा जाएगा? तो हमने आपको जब प्रिंसिपल बताया हुआ था कि पाठ्यक्रम के प्रिंसिपल क्या है, तो प्रिंसिपल में मैंने चर्चा करी हुई थी कि कमीशन एंड ओमिशन, चाइल्ड सेंटर्ड, सब्जेक्ट सेंटर्ड और जो है उसके बाद एक्सपीरियंस सेंटर्ड, ये सारे कई सारे हमने प्रिंसिपल बताए हुए थे। प्रिंसिपल, हार्मोनी, ये सब हमने बताया हुआ था कि उसी को आधार रख करके, उसी को बेस बना करके पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। तो डेवलपमेंट से समझ बात कर सकते हैं विकास, या डेवलपमेंट से ही तात्पर्य लगा सकते हैं क्या? निर्माण। पाठ्यक्रम का निर्माण। पाठ्यक्रम का निर्माण जब करते हैं तो हर पाठ्यक्रम, एक पाठ्यक्रम अगर एक बार बनाया गया है तो 5 साल चलता है, चाहे पहले स्टैंडर्ड का हो, चाहे दूसरे स्टैंडर्ड का हो, चाहे तीसरे स्टैंडर्ड का हो, चाहे चौथी स्टैंडर्ड का हो, चाहे किसी भी वो 10वीं का हो या कोई प्रोफेशनल कोर्स हो, जैसे आपका डिप्लोमा कोर्स है या बीएड कोर्स है। एक बार अगर पाठ्यक्रम बना तो 5 साल तक चलता है। अब उन 5 साल के दरमियान अगर कोई कमी दिखी पाठ्यक्रम में, अगर कोई कमी दिखी या वो पाठ्यक्रम रिपीटेड है बार बार, तो रिपीटेड है तो उसको कम कर दिया जाता है। उसको पाठ्यक्रम उसको कम कर दिया जाता है। दूसरी, अगर मान लीजिए कुछ नई चीज तब तक आ गई है कि वो नया चीज बताना है, जैसे आजकल क्या है, आजकल सभी लोग जो है वो वायरस से बचने के लिए मास्क लगाते हैं। तो मास्क, ऐसी चीजें अगर डालनी है, या फिर ऑनलाइन लर्निंग, ऑनलाइन लर्निंग नया आया है, तो पहले तो था ही बट वो सभी जगह पॉपुलर हो गया, तो ऑनलाइन लर्निंग के बारे में और डालना है। ये सब चीजें हमारे पाठ्यक्रम में क्या है, वो कंपल्सरी रूप से डाला जाएगा। तो डाला जाएगा कब? हमारा जब पाठ्यक्रम नया बनेगा तब। तो ऐसी पाठ्यक्रम का जब निर्माण करते हैं तो एवरी 5 साल में, मैंने बताया कि क्या, हर एक 5 वर्ष के बाद, 5 वर्ष के बाद पाठ्यक्रम क्या होता है? बदला जाता है। 5 वर्ष के बाद बदला जाता है। अगर कोई नई वस्तु, अगर कोई नई चीज लाई जाती है, कोई कोई नई बात या कोई नया इवेंट, कोई नई सूचना अगर आती है तो उसको डाला जाता है। या अगर कोई पुरानी वस्तु है उसको निकालना है, तो पुरानी वस्तु जो कि जिसका कोई काम नहीं है तो उसको ओमिट किया जाता है। जिसका कोई काम नहीं है, जो मतलब अब न्यू नहीं रह गई है, तो उसको क्या किया जाता है? हटाया भी जाता है। हटाना भी, पाठ्यक्रम से हटाना भी काम किया जाता है, तो उसकी जगह पे कोई नई चीज लाई जाती है। ओके, तो पाठ्यक्रम का ड्यूरेशन बनाने के लिए या पाठ्यक्रम में कुछ और चीजें लाने के लिए, या कोई नई पॉलिसी आई है, नई पॉलिसी का समावेश करने के लिए, नई कोई पॉलिसी अगर आई है तो उस नई पॉलिसी का समावेश करने के लिए, नई पॉलिसी का समावेश करने के लिए भी जो है हम पाठ्यक्रम में समावेशन करते हैं। तो जैसे अभी नई पॉलिसी 2020 की जो पॉलिसी आई है, उस पॉलिसी को अगर हमारे पाठ्यक्रम में समावेशन करना है तो भी हम चीज जो है पाठ्यक्रम का जब बदलाव करते हैं 5 साल के बाद, तो वो चीज हम उसमें डालते हैं, सब ध्यान रखते हैं। तो हर 5 साल
5 साल के बाद अगर आज मान लीजिए 2021 में कोई पाठ्यक्रम बनाया गया और 2026 के बाद वो पाठ्यक्रम बनना है, इस 5 साल के दरमियान जो कुछ भी नई चीजें हमें लगती हैं वो हम नोट डाउन करते जाते हैं, और नोट डाउन करने के बाद फिर वो एक्सपर्ट्स के पास भेजते हैं। यानी पाठ्यक्रम का निर्माण जो है वो और कैसे होता है, वह एक कोई अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता है, उसके लिए क्या विशेषज्ञों की आवश्यकता पड़ती है, वो विषय विशेषज्ञों की जरूरत पड़ती है। विषय विशेषज्ञों के जरिए जो है हमें ये पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं, विशेषज्ञों के माध्यम से, विशेषज्ञों के माध्यम से हम पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं। और कैसे करते हैं, उस पर बहुत सारे रिसर्च अनुसंधान के बाद बहुत सारे रिसर्च हुए हैं, अनुसंधान हुए हैं, उस अनुसंधान के माध्यम से, अगर अनुसंधान कह रहा है कि हमारे पाठ्यक्रम में बदलाव लाना है तो अनुसंधान के माध्यम से भी हम जो है उसको पाठ्यक्रम में अपने बदलाव लाते हैं। तो इतनी सारी बातें हमने कही कि पाठ्यक्रम का जब विकास करते हैं, इतना आप लोगों को समझ में आ गया तो देख लीजिए, इसका स्नैप अगर लेना है आपको तो ले लीजिए, मैं वापस से लिख लेता हूं। 5 वर्ष के बाद अगर आपको इसका स्नैप लेना है तो ले लीजिए फटाफट जल्दी से, तो मैं आगे की बात करूं। ले लिया सभी ने स्नैप? स्नैप ले लिया हो तो हम आगे चलें। तो आप कमेंट बॉक्स में बस लिख दीजिए, मुझे आवाज आपकी नहीं आएगी, आवाज मैंने बंद कर रखा है, बस मुझे बता दीजिए। सर ओके गुड। तो आगे चलते हैं, अब हम इसको रन करते हैं। अब आगे की हम स्लाइड से बात करेंगे, स्लाइड पे जो बातें हैं स्लाइड से बात करेंगे। अगर आप लोगों को पेस में कहीं कुछ लगे कि पेस थोड़ा बढ़ाना चाहिए या पेस कम है या विजिबिलिटी कम है, तो आप मुझे चैट बॉक्स में चैट करते जाएंगे। ओके तो चलिए आगे चलते हैं, अगली स्लाइड लेते हैं। अगली स्लाइड लेते हैं, व्हाट इज करिकुलम डेवलपमेंट। करिकुलम डेवलपमेंट क्या है सबसे पहले ये जानते हैं, उसके बारे में मैंने थोड़ा सा व्यू बताया, अब एक एक करके जानते हैं। करिकुलम डेवलपमेंट क्या है उसके बारे में हम एक एक करके जानते हैं। करिकुलम डेवलपमेंट इज ऑर्गेनाइज्ड प्रिपरेशन ऑफ whatever is going to be taught in the school at a given time in the given year। यानी पाठ्यक्रम का विकास क्या है, अगर हम बात करें तो करिकुलम डेवलपमेंट को हम सीडी के नाम से जान लेते हैं। सीडी करिकुलम डेवलपमेंट। अब ये करिकुलम डेवलपमेंट होता क्या है, यानी यह करिकुलम जो डेवलपमेंट है यह इसको इस रूप में किया जाता है कि इसको इस तरह से तैयार किया जाता है कि जो कुछ भी हमारे स्कूल में जो कुछ भी सिखाया जा रहा है, स्कूल में जो कुछ भी सिखाया जा रहा है वह, और क्या, स्कूल में जो कुछ भी सीखा जा रहा है, स्कूल में जो सीखा जा रहा है, और क्या, स्कूल की जो भौतिक वातावरण है, भौतिक वातावरण कैसा है स्कूल का या वहां का जो भौतिक वातावरण है उसके आधार पे, और क्या, उस जो पर्टिकुलर वर्ष है, निश्चित वर्ष, एक जो निश्चित वर्ष है उस निश्चित वर्ष में कराना, यानी वह जो पाठ्यक्रम है वह कितने साल के लिए किया जाएगा। जैसे आपका बीएड का है, बीएड का कोर्स है तो बीएड का कोर्स कितने सालों के लिए है, 2 सालों के लिए है। अब 2 सालों के लिए है तो 2 सालों को कितने में, 4 सेमेस्टर में डिवाइड किया गया है। अब 4 सेमेस्टर में जब डिवाइड किया गया है तो इसको कहां कहां क्या क्या रखा जाएगा, क्या सिखाया जाएगा, क्या सीखेंगे, और उसके लिए क्या क्या भौतिक वातावरण रखा जाएगा, इन सारी बातों का हम समावेशन किसमें रखते हैं, करिकुलम डेवलपमेंट में करते हैं। तो होप यहां तक आपको समझ में आ गया, एक पॉइंट समझ में आ गई। अब आगे चलते हैं, करिकुलम डेवलपमेंट क्या है। करिकुलम डेवलपमेंट को इस तरह से प्रिपेयर किया जाता है, इस तरह से सिखाया, इस तरह से बनाया जाता है, उसमें क्या सिखाया जाएगा, स्कूल में क्या सिखाया जाएगा पाठ्यक्रम के माध्यम से, यानी जो पाठ्यक्रम नया बनेगा उस पाठ्यक्रम के माध्यम से क्या सिखाया जाएगा, क्या बच्चे सीखेंगे, और वह निश्चित कितने समय के लिए होगा, और साथ साथ में उसके लिए क्या क्या भौतिक आवश्यकता की जरूरत पड़ेगी, यह सब कुछ हमारा पाठ्यक्रम क्या करेगा, बताएगा। यहां तक समझ में आ गया हो? आप लोग स्नैप ले लीजिए, स्नैप ले लीजिए, फिर वहां से बात करेंगे। ओके आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, हम आगे की बात करते हैं। दूसरा दूसरा पॉइंट है दिस इज द, क्या है, देयर आर मेड इनटू ऑफिशियल डॉक्यूमेंट एज अ गाइड। ओके क्या है, दे आर
मेड इनटू ऑफिशियल डॉक्यूमेंट। अभी ये जो है और क्या बनता है, इसे और क्या बनते हैं, अब यही हमें एक चीज और बताता है। दूसरे लाइन को हम ले लेते हैं, ये हमको एक चीज और बताता है, कहता है कि जब ये करिकुलम डेवलपमेंट बनेगा तो ये एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के रूप में भी जाना जाएगा। क्या जाना जाएगा, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के रूप में भी जाना जाएगा। यानी इसे यह इसी के माध्यम, जैसे आपको आपको जो भी सिलेबस दे दिया था, चाहे सेमेस्टर फर्स्ट का हो, सेमेस्टर सेकंड का हो, सेमेस्टर थर्ड का हो, चाहे सेमेस्टर फोर्थ का हो, सब कुछ के लिए अभी आप सेमेस्टर सेकंड में हैं, तो सेमेस्टर सेकंड का सिलेबस उसी के आधार पे आप भी चलते हैं और हम भी चलते हैं। तो यानी वह क्या है, एक प्रकार का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जो कि टीचर को, किसको, टीचर को गाइड करता है। यहाँ पे जो सिखाएगा, कौन सिखाएगा, यहाँ पे टीचर सिखाएगा, तो टीचर को गाइड करता है और साथ साथ में स्टूडेंट्स को भी गाइड करता है, स्टूडेंट्स को भी गाइड करता है। तो टीचर और स्टूडेंट्स को गाइड करता है क्या, यह करिकुलम। ओके, आगे की बात करते हैं, आगे क्या है, आगे चलते हैं। करिकुलम डेवलपमेंट कैन बी डिफाइंड एज द सिस्टमेटिक प्लानिंग ऑफ व्हाट टॉट एंड लर्न इन द स्कूल। यानी जब करिकुलम डेवलपमेंट होगा तो इस करिकुलम डेवलपमेंट में बात क्या करी जाएगी कि क्या इसमें से जो पाठ्यक्रम होगा, यानी अगर हमारा हमने बात करी कि सेम फर्स्ट में क्या होगा, सेम सेकंड में क्या होगा, ऐसे ही सेम थर्ड में क्या होगा, सेम फोर में क्या होगा। तो सेम थर्ड फोर में क्या क्या, कौन कौन से थ्योरी होंगे, कौन कौन से प्रैक्टिकल क्या होंगे, तो वह उसमें क्या सिखाया जाएगा, टीचर क्या सिखाएगा सेमेस्टर फर्स्ट में, क्या सिखाएगा सेमेस्टर सेकंड में, और बच्चे क्या सीखेंगे, कौन कौन से थ्योरी नॉलेज बच्चे को सेमेस्टर फर्स्ट में सिखाया जाएगा, कौन कौन से प्रैक्टिकल नॉलेज सेमेस्टर फर्स्ट में सिखाया जाएगा, और बच्चे क्या सीखेंगे, यह सारा कुछ उस पाठ्यक्रम में क्या होता है, क्लियरली डिफाइन किया जाता है। क्या किया जाता है, क्लियरली डिफाइन किया जाता है। यानी वह सब कुछ उसमें लिखा होता है, जिसे आपको लिख करके हम देते हैं कि आपको प्रैक्टिकल क्या करना है, आपको थियरी क्या करना है, कब सबमिशन करना है, कितने समय के लिए पढ़ना है, ये सब कुछ उसमें डिसाइड किया रहता है। तो यानी पाठ्यक्रम का विकास जो है वो सिस्टमेटिक रूप से कराया जाता है, उसमें क्या स्कूल में सिखाया जाएगा। ओके, अब आगे की बात करते हैं, और क्या है, करिकुलम डेवलपमेंट इज द प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप एंड एस्टेब्लिशिंग स्पेसिफिक गाइडलाइन ऑफ इंस्ट्रक्शंस फॉर द करिकुलम। यानी और क्या करता है ये, और एक बात करता है कि जब पाठ्यक्रम बनता है तो उस पाठ्यक्रम में यह बताया जाता है कि उसके लिए क्या क्या अनुदेशन दिया जाएगा। यानी अनुदेशन उस पर्टिकुलर सेमेस्टर में जो जितने पेपर होंगे उस पेपर में क्या क्या अनुदेशन दिया जाएगा, यानी अनुदेशन क्या दिया जाएगा इसकी भी बात करी जाती है, वो भी क्लियरली डिफाइन किया जाता है। अनुदेशन जो दिया जाएगा वो भी, उसका भी क्लियरली उसमें मेंशन किया जाता है। तो होप यहां तक समझ में आया कि पाठ्यक्रम का विकास जो है वो कैसे करते हैं। तो पाठ्यक्रम का विकास बहुत ही सोच समझ करके, स्कूल में क्या सिखाया जाएगा, स्कूल में कैसे सिखाया जाएगा, कितना समय के लिए किया जाएगा, और उसके लिए क्या क्या भौतिक वातावरण होगा ये, और स्कूल में जब ये पाठ्यक्रम सिखाया जाता है तो वह टीचर्स के लिए और बच्चे के लिए गाइड का रूप काम करता है और एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट का काम करता है। और यह जो है बिल्कुल सिस्टमेटिक रूप से बनाया जाता है कि सेमेस्टर फर्स्ट सेकंड थर्ड में कौन कौन से थियरी नॉलेज और कौन कौन से प्रैक्टिकल नॉलेज सिखाए जाएंगे, उसके बारे में टीचर क्या सिखाएगा, बच्चे क्या सीखेंगे, इसके बारे में पूरा ज्ञान देता है। यानी अब अभी हम बात करें कि व्हाट इज करिकुलम डेवलपमेंट, यानी करिकुलम का विकास कैसे होना। तो करिकुलम का विकास करते समय ये सब हम दिमाग में रखते हैं, ये सारी बातें दिमाग में रखते हैं कि उसके लिए क्या क्या अनुदेशन दिया जाएगा, कैसे करना है, प्रैक्टिकल कैसे करना होगा और थियरी कैसे करना होगा, वो सब कुछ इसमें बाकायदा दिया जाता है। तो यहां तक आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप जो है वो आगे हमको कमेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्यों जरूरत पड़ती है। अगर हमें पाठ्यक्रम का विकास करना है तो पाठ्यक्रम विकास करने के लिए क्यों जरूरत पड़ती है, इसका स्नैप आप लोग ले लीजिए, जरा स्नैप ले लीजिए तो हम आगे बढ़े। स्नैप लेकर के मुझे बस एक चैट बॉक्स में बस लिख दीजिएगा कि ले लिया, बस लिख दीजिएगा मुझे कि ले लिया स्नैप। ओके, हो गया। चलिए आगे चलते हैं, बस क्या करना है, फोन में बस स्नैप ले लेना हो जाए। ओके, गुड 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 गुड। तो आगे चलते हैं, हम इसको रन करते हैं, करिकुलम डेवलपमेंट को लिखे रहते हैं, बस हम जो है आगे की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। खूब मजा आ रहा होगा आप लोग को। ये सब हमने भौतिक वातावरण बस आपके लिए इकट्ठा किया हुआ है कि आप दूर रहें तभी भी हम जो है आपको सिखा सके, बता सके। बड़ी मेहनत हुई है करने में। आगे चलते हैं, तो करिकुलम डेवलपमेंट
का अब करना है, इसको रिफॉर्म कैसे करना है, करिकुलम डेवलपमेंट का रिफॉर्म अगर हमको करना है तो क्यों करेंगे। रिफॉर्म की पहले तो रिफॉर्म के बारे में जान लेंगे। करिकुलम डेवलपमेंट का रिफॉर्म करना है, करिकुलम डेवलपमेंट का रिफॉर्म करना है हमको, तो ये रिफॉर्म हम कैसे करेंगे। ये करिकुलम डेवलपमेंट का हमको रिफॉर्म करना है, तो रिफॉर्म कैसे करेंगे। रिफॉर्म का मतलब क्या कि री और फॉर्म, मतलब क्या कि इसको जानते हैं, कह रहा है कि री और फॉर्म, हर चीज का अगर आप पर्टिकुलर रूप में जानेंगे तो समझ में आएगा। री और फॉर्म, री फॉर्म मतलब क्या, बनाना या तैयार करना, बनाना या तैयार करना, तैयार करना कब, दोबारा से। री मतलब क्या, दोबारा से, जैसा मैंने अभी चर्चा करी, दोबारा से बनाना या तैयार करना, किसको, करिकुलम को। मैंने कहा कि ये करिकुलम जब बनता है तो कितने साल के लिए चलता है, 5 साल के लिए। तो 5 साल के लिए चलता है, तो जब हमको उसको अगर दोबारा से बनाना है तो क्यों बनाना, उसके लिए क्या जरूरत पड़ेगी, तो उसके लिए जरूरत पड़ेगी क्या कि क्या क्या एक्चुअल में वातावरण में हुई है, क्यों पड़ती है, तो वही हम आज अब जानेंगे कि क्यों दोबारा से रिफॉर्म करने की आवश्यकता पड़ती है, यानी दोबारा से बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है करिकुलम को, उसमें क्यों चेंज करना पड़ता है और उसकी जरूरत क्यों है। तो ये सब ये चीज हम अब जानेंगे। ओके चलिए मुद्दे पे पढ़ते हैं, साथ साथ में आप स्लाइड भी देखते चलिएगा। करिकुलम डेवलपमेंट इज ए कॉम्प्लेक्स एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस, यानी जो पाठ्यक्रम का विकास है यह लगातार हर 5 वर्ष के बाद, एवरी 5 ईयर के बाद, एवरी 5 ईयर के बाद क्या होता है, रिफॉर्म होता है। एवरी 5 ईयर, एवरी 5 ईयर, हर 5 वर्ष के बाद इसको बदलना पड़ता है, और बदलना जरूरी भी है, लगातार हर 5 साल के बाद बदलना ही पड़ता है। बट बदलने के लिए क्या, यह एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। क्या है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। यह नहीं कि आपने आज लिया और बना लिया और तुरंत चेंज हो गया, ऐसा नहीं हो सकता है। इसके लिए हमको मेहनत करनी पड़ती है, इसके लिए बहुत सारे लेयर होते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं, उस लेयर और तरीके के जरिए यह किया जाता है। यानी आपको सारे चीज इकट्ठा, कंटेंट इकट्ठा करने पड़ेंगे, उसका सर्वे करना पड़ेगा, उसका रिव्यू करना पड़ेगा, स्पेशलिस्ट से मिलना पड़ेगा, फिर उसको अप्रूव कराना पड़ेगा, अप्रूव कराने के बाद उसके कंटेंट का रीवेरिफिकेशन करना पड़ेगा, ड्राफ्ट बनाने के बाद रीवेरिफिकेशन करना पड़ेगा, फिर से आपको लेके जाना पड़ेगा अप्रूवल के लिए, तब जाकर के जो है वो हमारे कंटेंट में डाला जाता है। और उसमें यह भी देखा जाता है कि सारे लोगों के लिए यह फायदेमंद है या नहीं है, ये सब सारी चीजें देखी जाती है। ओके, तो करिकुलम डेवलपमेंट क्या है, वह एक जटिल और लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। चेंज इन लॉ ऑफ नेचर, क्या, क्यों बदलना, बदलना इसलिए कि बदलना, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। क्या है, परिवर्तन प्रकृति का नियम है, यानी बदलना तो है ही, परिवर्तन होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि यह प्रकृति का नियम है, हमें बदलना ही पड़ेगा। तो बदलना पड़ेगा तो वो समय के साथ में हमको बदलना पड़ेगा कि क्या आज की इस वर्तमान सिचुएशन में क्या जरूरत है वो देखना पड़ेगा। और क्या, देयर आर सो मेनी फोर्सेस, यानी बदलना क्यों, परिवर्तन होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, तो क्यों होना चाहिए, इसके लिए क्या है, बहुत सारी शक्तियां काम करती है बदलने के लिए। क्या क्या, तो सोशल, हमारा सामाजिक स्तर, हमारा सामाजिक स्तर बताता है कि अब हमें इस तरह से नहीं, हमको अलग तरीके से लाना है। कि पहले क्या होता था, लोग डाउरी लेते थे, दहेज लेते थे, पहले लड़कियों को घर में बैठाते थे, लड़कों भी कम पढ़ाते थे। बट आज क्या है, समय बदला हुआ है। आज अब क्या है, अब समय और बदलेगा कि सब लोग घर से बैठ करके पढ़ सकते हैं, वही तरीके से पढ़ सकते हैं। तो ऐसे ये क्या है, एक तो सामाजिक, दूसरा दूसरा क्या, आर्थिक रूप, जो है आर्थिक रूप भी क्या कर सकता है, यहाँ पे हमें बदलने के लिए हमको हमको मजबूर कर सकता है। फिर राजनीतिक, पॉलिटिकल, राजनीतिक जो है वह भी हमको क्या कर सकता है, वह भी हमको यह कह सकता है कि बदलना है। तो ऐसे ही आगे चलते हैं, टेक्नोलॉजिकल, फिलोसॉफिकल, ये सब सारी चीजें जो है वह हमको बदलने के लिए मजबूर करते हैं, किसी भी एजुकेशन को और किसी भी करिकुलम को बदलने के लिए मजबूर करते हैं। ओके, आगे चलते हैं। Listed here are in sort of factors that are responsible for the changes in the curriculum development। यानी ये सारी चीजें अब हम कुछ और आगे बात करेंगे, अभी आगे की स्लाइड में बात करेंगे। यानी अभी तो हमने बता दिया क्या करिकुलम रिफॉर्म हुआ 5 साल के बाद, ये कॉम्प्लेक्स चलने वाली प्रक्रिया है और इसके लिए बहुत सारी शक्तियां, क्या क्या शक्तियां, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक और टेक्नोलॉजिकल और फिलोसॉफिकल, ये सारी चीजें हैं जो कि हमारे पाठ्यक्रम को बदलने के लिए मजबूर करती हैं। और क्या है, और भी कुछ चीजें हैं जिसकी वजह से भी हम जो पाठ्यक्रम का बदलाव करते हैं, तो वो क्या है, आइए वो भी जानते हैं।
वो भी जानते हैं। ड्यू टू इंपैक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मास मीडिया देयर आर अ टोटल शिफ्ट इन अ मेथोडोलॉजी ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। यानी जब से हमारी ये टेक्नोलॉजी आई है, क्या आई है, टेक्नोलॉजी जब से आई है, ये टेक्नोलॉजी ने भी हमारे पाठ्यक्रम को बदल दिया है। जैसे अभी देखिए यहाँ पे ऑनलाइन लर्निंग, ऑनलाइन लर्निंग जो है वो हमारे लिए क्या है, एक वरदान के रूप में भी आई है, और दूसरा ये अगर हमारे पास भौतिक वातावरण नहीं है तो एक अभिशाप भी बन जाती है। तो अगर कहीं बात आती है कि जो ऑनलाइन लर्निंग है या किस रूप में भौतिक, किस रूप में जो है वरदान और किस रूप में अभिशाप है, तो इसके बारे में हम यही कह सकते हैं कि वरदान तो है ही, बट अभिशाप कब है कि अगर हमारे लिए व्यवस्था नहीं है, वो भौतिक वातावरण नहीं है, तो हम ऑनलाइन लर्निंग नहीं कर पाएंगे। उसके लिए फास्ट इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी, उसके लिए टेक्नोलॉजी पूरी जरूरत पड़ेगी। तो ये सब चीजें हमारे पाठ्यक्रम में अगर हम डाले रहेंगे तो सभी लोग जान पाएंगे। आज हर कोई गूगल मीट और जूम मीट को जानता है। तो गूगल मीट, जूम मीट कैसे जाना, जब हमारे पाठ्यक्रम में ये लाया गया, हम सभी को लिए कंपलसरी किया गया। तो दीज आर चेंजेस हैव टू बी इनकॉर्पोरेटेड इन द करिकुलम, यानी ये सब चीजें जो है वो हमारे पाठ्यक्रम में डाली जाती हैं। और क्या है, द कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन इज चेंजिंग। जो हमारा शिक्षा का जो मतलब है वह क्या है, वह हमेशा बदलते रहता है। इंस्टीट्यूट ऑफ क्लास ओरिएंटेड एजुकेशन इट हैज बिकम मास ओरिएंटेड एजुकेशन, यानी मात्र खाली क्लास को ध्यान में रखते हुए कि खाली क्लास ही है, बच्चे को क्लास में ही पढ़ना है, यानी अगर खाली बच्चे को क्लास में ही पढ़ना है, या पहले होता था, अब ये क्या हो गया है, क्लास की जगह से मास हो गया है। यानी बच्चे जो है वह हर चीजें से, हर चाहे वो हमारा टेलीविजन हो, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे वो इंटरनेट हो, चाहे हमारा लाइब्रेरी हो, पुस्तकें हो, हर जगह से बच्चे सीख सकते हैं। खाली क्लास में ही नहीं रह करके सीख सकते हैं, क्लास के बाहर भी सीख सकते हैं। तो ये जो है क्लास से मास की तरफ बदला है, तो इसलिए हमारे मास को भी हमारे पाठ्यक्रम में समाहित करना चाहिए। ओके, द नीड ऑफ पीपुल फ्रॉम ग्रास रूट आर आल्सो टू बी इनकॉर्पोरेटेड इन द करिकुलम। जो ऐसे लोग हैं जो कि जमीनी स्तर से हैं, यानी जो रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, जो या फिर जो बिल्कुल ट्राइबल एरिया से बिलोंग करते हैं, उनके लिए भी हमारे पाठ्यक्रम में समावेशन रखना चाहिए कि वह लोग जो ट्राइबल एरिया के हैं उनके लिए कैसे हम व्यवस्था रखेंगे, या फिर अगर कोई जो है वह रूरल एरिया से, ग्रामीण इलाके से है, तो उनके लिए कैसे हम अपने पाठ्यक्रम में रखेंगे, उनके लिए क्या करेंगे। तो ये सब चीजें जो है हमारे पाठ्यक्रम में रखा जाना चाहिए। ओके, तो इन सारी बातों को भी हमारे पाठ्यक्रम में रखा जाना चाहिए कि ये चीज उन लोगों के लिए फायदेमंद हो, चाहे वो रूरल एरिया का हो, चाहे अर्बन एरिया का हो, चाहे ऑनलाइन लर्निंग हो, चाहे वो हमारा मास मीडिया हो, ये सब कुछ हमारे पाठ्यक्रम में समाहित करना चाहिए। और क्या, जैसे द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, यानी कैसा हमारा जो है हम कैसे अपने आप को विश्व स्तर पे कैसे लेके जा सकते हैं, विश्व स्तर पे कैसे लेके जा सकते हैं, तो वह होगा क्या, ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन पे क्या कि जो चीज आज भारत में है तो क्या वही चीज हम कहीं और ले आकर के कर सकते हैं। तो ऐसी बातें बताना जो कि खाली भारत में ही ना रह करके, खाली एक पर्टिकुलर स्टेट में ना करके, वह पूरे विश्व स्तर पे हो। तो ऐसे, क्योंकि हमारी हर चीजें इंटरनेट पे है आजकल, तो इंटरनेट पे खाली हमारे यहाँ के नहीं, सभी लोग, सभी जगह के लोग देख रहे हैं। तो ऐसे जो भी चीज हो वो ग्लोबलाइजेशन के रूप में हो। और क्या, हमारा प्राइवेटाइजेशन बढ़ रहा है, यानी कंपटीशन, प्राइवेट होगा क्या बढ़ेगा, हमारा कंपटीशन बढ़ेगा। तो ये प्राइवेटाइजेशन, यह भी हमारे ध्यान में रखना चाहिए कि वह कैसा होगा। यानी बच्चों को उसी हिसाब से तैयार करना कि भाई प्राइवेटाइजेशन बढ़ रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है, वेस्टर्नाइजेशन बढ़ रहा है, तो ये सब चीजों को ध्यान रखना। और क्या, थ्रेटनिंग, मतलब ये क्या है, वो सारी बातें हमको परेशान कर रही हैं, तो इससे कैसे बचा जाए या इसमें हम कैसे समाहित हों, इन सारी बातों को भी हमें ध्यान में रखना। हमारे ओल्ड सोशल और कल्चरल वैल्यूज हैं, यानी हमारी जो पुरानी संस्कृति है, पुरानी सभ्यता है, जो पुरानी संस्कृति और पुरानी सभ्यता है, उसको भी हम कैसे संजो करके रखेंगे। आप लोगों ने कंजर्वेशन, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन पढ़ा होगा। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन में यही कहा जाता है कि हमारी जो संस्कृति है, जो हमारे वैल्यू है, उनको भी हमें संजो करके रखना है। तो यानी उनको भी हम कैसे संजो के रखेंगे, वह भी हमारे पाठ्यक्रम में समाहित करना है। टू सेफगार्ड आवर ओल्ड वैल्यू एंड टू एकोमोडेट मॉडर्न डेमोक्रेटिक वैल्यू, यानी जो हमारा पुराना वैल्यू है वो भी हमको क्या करना है, उसको सेव करके रखना है, और जो नई नई चीजें आ रही हैं उसको भी हमारे पाठ्यक्रम में समाहित करना है। ये सारे नेसेसरी चेंजेस रिक्वायर्ड इन द एग्जिस्टिंग करिकुलम, ये सारे जितने भी हमने बताया कि जो ओल्ड वैल्यू है, जो हमारे वैल्यूज हैं, उन वैल्यूज को भी हमें क्या करना है, हमारे पाठ्यक्रम में समाहित करना है,
हमारे पाठ्यक्रम में समाहित करना है तो वैल्यू हो गया, और प्राइवेटाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन, ये सारी बातें, ऑनलाइन लर्निंग, मास मीडिया, और ये सारी बातें जो है हमारे पाठ्यक्रम में समाहित करनी है। इसलिए हमारे पाठ्यक्रम को रिफॉर्म करने की आवश्यकता पड़ती है। ओके, यहां तक समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। और क्या है नेशनल नीड, और क्या और बात करते हैं नेशनल नीड, हमारे राष्ट्र की आज की क्या आवश्यकता है। नीड, नीड किसकी, हमारे राष्ट्र की, हमारे राष्ट्र की नेशनल नीड क्या है। तो नेशनल नीड में जैसे जैसे क्या कि आज देखिए ऑनलाइन लर्निंग हमारी पहली नीड है, दूसरी क्या कोरोना से बचना हमारी दूसरी नीड है, और क्या तीसरी क्या जनसंख्या वृद्धि जो है उसको उसको कम करना, ये हमारे राष्ट्र की आवश्यकता है। और क्या कि सभी को एजुकेट करना, अभी भी हमारा जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है और जो हमारा लिटरेसी रेट है वो अभी भी कम है, तो इसको हमको बढ़ाना, क्योंकि अगर किसी देश का अगर विकास करना है, अगर वो डेवलप्ड कंट्री बनानी है उसको, तो उसके राष्ट्र का शिक्षा सबसे ऊपर होना चाहिए। और हमारे यहाँ रोजगार की कमी है, तो ये सारी बातें कि हम अलग अलग कैसे, अगर गवर्नमेंट की जॉब नहीं है तो हम प्राइवेट में कैसे अपने आप को स्टेबल कर सकते हैं, कैसे कमा सकते हैं, कैसे रह सकते हैं, तो ये सारी हमारी आवश्यकताएं हैं। इन आवश्यकताओं के हमारे पाठ्यक्रम में रखना। और क्या नेशनल इश्यूज, नेशनल इश्यूज क्या, जैसे करप्शन, करप्शन क्या है, ये करप्शन हमारा इशू है। हमारे यहाँ जो है वो हमारे यहाँ पूरा का पूरा मल्टी कल्चरल है, यानी एक नहीं कई सारे हमारे यहाँ कल्चर के लोग रहते हैं, तो भी एक इशू है कि एक इनको और उनको किसी को थ्रेटन ना हो, किसी को नुकसान ना हो, ये भी हमको ध्यान में रखना है। इन सारी चीजों को हमारे पाठ्यक्रम में समाहित करना। जैसे टुडे इंडिया इज फेसिंग द प्रॉब्लम्स लाइक पॉवर्टी, गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, इलिटरेसी यानी निरक्षरता, सोशल एंड इकोनॉमिकल डिस्पैरिटी, कोई बहुत अमीर है तो कोई गरीब है, तो पॉपुलेशन एक्सप्लॉइटेशन, ये जो हमारा पॉपुलेशन की वृद्धि, जनसंख्या की वृद्धि है वो, करप्शन, वैल्यू क्राइसिस, लो मेंटालिटी अबाउट द बिजनेस एंड एजुकेशन, यानी बिजनेस में कहाँ जाना है, एजुकेशन में क्यों जाना है, क्या करके करोगे, पढ़ करके क्या करना है, ये सारी बातों की जो लो मेंटालिटी है वो, ये सारे जो इश्यूज हैं, ये जो हमारी नेशनल नीड है, इनको भी हमारे पाठ्यक्रम में क्या करना है, समाहित करना है। इसलिए पाठ्यक्रम का रिफॉर्म करने की आवश्यकता पड़ती है। तो आज करंट की जो जरूरत है, करंट में जो जरूरत है कि आज सभी लोग को अधिकार है, सभी लोग जो है वो पूरा ग्लोबलाइजेशन हो गया है, सभी लोग जो है वो सब कुछ देख सकते हैं, कर सकते हैं, तो हम किसी को रख नहीं सकते। पहले लिटरेचर सामने नहीं मिलते थे, अब लिटरेचर सबके सामने मिल रहे हैं, एक चीज जो है वो सबके सामने प्रस्तुत हो जा रही है। तो ऐसी कंडीशन में आज जो है एक कंटेंट की चोरी, जिसको प्लेगरिज्म कहते हैं, तो कंटेंट की चोरी से बचा जाए, मोनेटाइजेशन से बचा जाए, ये सब चीजें जो है वो जरूरी है, जो कि हमारे राष्ट्र की आज की आधुनिक डिमांड है। इन डिमांड को हमारे पाठ्यक्रम में समाहित करना। ओके, आगे चलते हैं। टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग द स्टूडेंट्स अबाउट दीज प्रॉब्लम्स एंड टू प्रिपेयर देम फॉर सोशल चेंजेस, यानी ये सारी बातों को जब हम अपने पाठ्यक्रम में रखेंगे, रख करके उसमें सुधार करेंगे, तो हमारे लोग उससे अवेयर होंगे, लोग जानेंगे, हमारे बच्चे से, छोटे बच्चे से ही वो जानेंगे कि करप्शन नहीं करना है, चोरी नहीं करनी है, लोगों का आदर करना, सत्कार करना, हमें कंटेंट चोरी नहीं करनी है, हमें नहीं तो प्लेगरिज्म होगा, हमें जेल होगी, और हमें जो है अपने आप को खुद को स्किल्ड बनाना है, ताकि हम कहीं भी जाकर के चार पैसे कमा सके और अपना रोजगार अपने खुद से तैयार कर सके। ये सारी बातें, ये वैल्यू हमारे पाठ्यक्रम में रखनी है। उनको ये भी बताना कि हमारे जो नए वैल्यू है वो और जो पुराने वैल्यू है उनको संजो करके रखना है। तो ये सब सारी बातें हमारे सोशल चेंज के लिए जरूरी है, जो कि हमारे पाठ्यक्रम में रखना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना, तो हमारे कंटेंट में, हमारे ऑब्जेक्टिव में, हमारे अप्रोच ऑफ एजुकेशन में, इन सभी में परिवर्तन करना होगा। अगर इन सारी बातों को हमारे पाठ्यक्रम में लाना है, हमारे लोगों के बीच में इन सारी बातों को समाहित करना है, तो हमारा जो पाठ्यक्रम का जो कंटेंट, पुस्तक का जो कंटेंट है, उस पुस्तक के कंटेंट में इन बातों को जगह जगह पे शामिल करना पड़ेगा। और जो पुरानी चीजें जिनका काम नहीं है, उनको उनके लिए एक सप्लीमेंट्री के रूप में रख देना कि जहां जरूरत लगेगी इसका इस्तेमाल आप करेंगे। बाकी जो रूटीन की चीजें हैं, जो पाठ्यक्रम में रखने की चीजें हैं, उनको हमारे पाठ्यक्रम में शामिल करना, जिससे कि हमारे लोग जो है वो जागृत हो सके। So the effect of information technology, the process of globalization and the industrialization also demand highly skilled manpower. यानी जो अब अगर हमें ग्लोबलाइजेशन में जाना है, अगर हमको इंडस्ट्रियलाइज में जाना है, तो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि सबसे ज्यादा मल्टी स्किल्ड व्यक्ति बताओ, जिसके पास एक नहीं कई सारी स्किल हो, जिसको कंप्यूटर आता हो, जिसको जो है वो इंटरनेट फर्स्ट क्लास का चलाने आता हो, जो फर्स्ट क्लास की डिजाइन कर सकता हो, जो लोगों के साथ में अच्छा कम्युनिकेशन कर सकता हो, जो लोगों के साथ में अच्छा कम्युनिकेशन कर सकता, जो कोलैबोरेट कर सकता हो, जो क्रिएशन कर सकता हो, जो कम्युनिकेशन कर सकता हो, वो सारा हमारा 4C है, जो हमारा 21st सेंचुरी का जो 4C है, वो 4C हर किसी को आना, यानी कम्युनिकेशन आना होना, कोलैबोरेशन आना होना, क्रिएटिविटी आना होना,
तथा उसके अंदर में क्रिएशन आना होना, ये सारी बातें हर व्यक्ति के अंदर में आए, ऐसा व्यक्ति ही हमको चाहिए, वही व्यक्ति हमारे लिए काम का होगा। अदर लोग क्या है, अगर खाली एक स्किल में होंगे तो उनको हम क्या कर सकते हैं, कहाँ रख सकते हैं। तो ऐसे हर प्रकार की स्किल जो है वह व्यक्ति के अंदर में हानि होनी, तभी जाकर के हम उसको हायर करेंगे, रख पाएंगे। जितने भी एमएनसीज हैं, मल्टीनेशनल कंपनी जितनी भी हैं, जितने भी एमएनसीज मल्टीनेशनल कंपनी है, वह यही डिमांड करती हैं कि व्यक्ति के पास फोर्सेस हो। फोर्सेस हो तो फोर्सेस कैसे आएगी, जब हमारे पाठ्यक्रम में हम क्या करेंगे, सुधार करेंगे। तो इसलिए हमारे पाठ्यक्रम में सुधार करने की आवश्यकता है। वो यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। पाठ्यक्रम का अगर हमको प्लान करना है तो उसके लिए क्या क्या स्टेजेस होते हैं। तो पाठ्यक्रम डेवलपमेंट एक कंटिन्यूअस और मतलब कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, मैंने बता दिया, चर्चा कर दी। अब चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ तक हम रब करते हैं। अगर आप लोगों को स्नैप लेना हो तो ले लीजिए, वैसे आप लोगों ने ले लिया होगा, लिख भी लिया होगा। इट इज आउटकम्स ऑफ रिसर्च वर्क, यानी अगर हमको रिफॉर्म करना है, रिफॉर्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा। हम आसानी से ऐसे ही नहीं कह सकते हैं चलो हम एसी में बैठे हैं और बैठ करके हमने रिफॉर्म कर लिया। उसके लिए क्या जरूरत पड़ेगी, उसके लिए जो है हमको रिसर्च करने की आवश्यकता पड़ेगी। किसकी आवश्यकता पड़ेगी, रिसर्च करने की आवश्यकता पड़ेगी। यानी सबसे पहले हमको करना पड़ेगा रिसर्च, रिसर्च करना पड़ेगा। और क्या, हमको जो है वो कलेक्टिव थिंकिंग लानी पड़ेगी। यानी हमारी सोच नहीं, कलेक्टिव थिंकिंग का मतलब खाली हम ही नहीं, वो जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, जितने भी, चाहे वह भारत के ईस्ट के हो, नॉर्थ के हो, साउथ के हो, वेस्ट के हो, हर जगह के लोगों के जितने एक्सपर्ट्स हैं, उन सारे एक्सपर्ट्स का हमें उनका आइडिया लेना पड़ेगा। यानी कलेक्टिव थिंकिंग लेनी पड़ेगी, कलेक्टिव थिंकिंग की जरूरत पड़ेगी। तब जाकर के हम क्या है अपने पाठ्यक्रम में सुधार कर पाएंगे। और क्या, सभी एक्सपर्ट्स, अलग अलग एक्सपर्ट्स जो हैं, सेवरल एक्सपर्ट्स, उनसे मिलना पड़ेगा। सेवरल एक्सपर्ट्स क्या, जैसे कोई एजुकेशनिस्ट है या कोई जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर है या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चलाने वाला है, इन सारे लोगों का हमें व्यू लेना पड़ेगा। तब जाकर के हम क्या है वो पाठ्यक्रम में सुधार कर पाएंगे। तो पाठ्यक्रम में सुधार करने के लिए दो संस्थाएं जो है वो काम करती हैं। किसी भी पाठ्यक्रम में सुधार करने के लिए दो संस्थाएं काम करती है। वो दो संस्थाएं कौन कौन सी हैं, वो दो संस्थाएं हैं। पहली संस्था जो है वो एनसीईआरटी है, और जो कि नेशनल लेवल पे काम करती है, और दूसरी संस्था जो है उसी का भाग है एससीईआरटी है, एनसीईआरटी और एससीईआरटी, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग और स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ये दो चीजें जो है, ये दो लोग लगातार इस काम में, पाठ्यक्रम में विकास करने के लिए लगातार वो रिसर्च करते रहते हैं। और वहां के ये लोकल लेवल से, एससीईआरटी जो स्टेट लेवल से और एनसीईआरटी जो है नेशनल लेवल से, मुद्दों को लेकर के उस पर रिसर्च करती है, अलग अलग प्रोजेक्ट पे काम करती है, लोगों से, एक्सपर्ट से व्यूज लेती है, और तब जाकर के बाद में वो उन 5 सालों की चीजें रखती है और 5 सालों में जाकर के पाठ्यक्रम में सुधार करती है। तो ये लोग जो है वो काम करते हैं। ओके, तो काम करने के लिए कुल 6 प्रकार के स्टेज हैं। वो 6 स्टेज को जानते हैं। पहला फॉर्मुलेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स, पहले करना क्या पड़ेगा। आइए अब हम स्टेज की बात करते हैं। स्टेज की बात करते हैं, स्टेज लिखा हुआ है, 6 स्टेज हैं। स्टेजेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट प्लानिंग। अगर हमको करिकुलम डेवलपमेंट प्लानिंग करनी है तो, या करिकुलम डेवलपमेंट का प्लानिंग करना है हमको, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको 6 प्रकार के स्टेजेस हैं। वो 6 प्रकार के स्टेजेस क्या है, सबसे पहले तो हमको ऑब्जेक्टिव बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, यानी हमको जो उद्देश्य है, पहले उद्देश्यों का निर्माण करना पड़ेगा। फिर उसके बाद दूसरा जो पॉइंट है, वो दूसरा पॉइंट आएगा कि हमको उसके बाद कुछ उन्हीं ऑब्जेक्टिव्स के आधार पे लर्निंग एक्सपीरियंसेस का चयन करना पड़ेगा। तो यानी सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस, यानी हमें वो लर्निंग एक्सपीरियंस लेंगे कहां से, तो अलग अलग जो हमारे काम करने वाले हैं उनसे जो है हम लर्निंग एक्सपीरियंस लेंगे, लर्निंग एक्सपीरियंस उनसे लेंगे। तो लर्निंग एक्सपीरियंस लेंगे, उसके बाद हमारा आएगा क्या कि डिटर्मिनेशन ऑफ द कंटेंट। अगर हमने सभी से जो ले लिया लर्निंग एक्सपीरियंस, तो हम करेंगे, हम डिटर्मिनेशन ऑफ द कंटेंट, यानी जो कंटेंट है उसको सुनिश्चित करेंगे, उसको सुनिश्चित करेंगे, उसको सुनिश्चित करेंगे। सुनिश्चित करने के बाद, सुनिश्चित, अगर हमने कंटेंट को सुनिश्चित कर लिया, सुनिश्चित कर लिया, उसके बाद हम करेंगे क्या कि प्रिपरेशन ऑफ लर्निंग मटेरियल। हम फिर लर्निंग मटेरियल का उसी हिसाब से जो कंटेंट हम डिसाइड करेंगे, उसी के आधार पे हम
जो है वो लर्निंग मटेरियल का लेके आएंगे, लर्निंग मटेरियल लेके आएंगे, लर्निंग मटेरियल लेके आएंगे, एक्टिविटी लेके आएंगे। फिर उसके बाद हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, उसी जो लर्निंग मटेरियल हम इकट्ठा करेंगे उसी के आधार पे हम जो है फिर उसी को इम्प्लीमेंट करेंगे, यानी हम उसको लागू करेंगे। लागू करने के बाद वो हम जो इम्प्लीमेंटेशन किए हुए हैं उसका देखेंगे कि क्या यह सुचारू रूप से चला, क्या यह सही था या नहीं था, उसको भी हम ध्यान करेंगे। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इवैल्यूएशन भी करेंगे। चलिए इसी को हम एक एक करके देख लेते हैं, आगे से आगे करेंगे। वही जो चीज हमने बताई कि फॉर्मेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव, इसके कुल 6 स्टेजेस हैं। पहला स्टेज है फॉर्मेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स, दूसरा है सिलेक्शन ऑफ द लर्निंग एक्सपीरियंस, तीसरा डिटर्मिनेशन ऑफ द कंटेंट, चौथा लर्निंग मटेरियल्स एंड एक्टिविटीज, पांचवा जो है वो इम्प्लीमेंटेशन और छठवां जो है वो इवैल्यूएशन। ये इतने कुल चरण हैं। इन चरणों को जो है हम अलग अलग बात करते हैं। आइए पहले हम फॉर्मेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं। तो फॉर्मेशन जो ऑब्जेक्टिव है उसके कुल जो है वह 3 चरण होते हैं। आइए यहां से बात कर लेते हैं। इसके कुल 3 चरण होते हैं। पहला है कि हम लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं। फिर हम जो है वो शॉर्ट टर्म मीडिएटरी ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, मीडिएटरी ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं। फिर हम जो है वो शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं। जो ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं वो 3 रूपों में ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं। तो लॉन्ग टर्म क्या होता है, जैसे लॉन्ग टर्म में हमने कहा कि आप जो है वो बीएड का कोर्स कर रहे हैं। किसका कोर्स कर रहे हैं, किसका कोर्स कर रहे हैं, बीएड का कोर्स कर रहे हैं। तो बीएड का कोर्स करने के बाद आप बीएड में एक अच्छे टीचर, एक स्पेशल एजुकेटर हियरिंग इंपेयरमेंट में बन जाएंगे। हियरिंग इंपेयरमेंट में एक स्पेशल एजुकेटर बन जाएंगे। तो यह हमारा क्या होगा, यह हमारा होगा लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स। यानी जो कंप्लीट करने के बाद, ओवरऑल कंप्लीट करने के बाद जो कुछ भी आपको रिजल्ट मिलेगा वह कहलाएगा लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव कहलाएगा। ओके, फिर बात करते हैं जो मीडिएटरी ऑब्जेक्टिव है वह क्या होगा। उसके बाद में आप क्या कर रहे हैं, इसी बीएड को सेमेस्टर वाइज पढ़ रहे हैं, यानी सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 4। अब ये क्या हुआ, एक एक सेमेस्टर को आप जो है वो पढ़ रहे हैं। अब इसमें जो आप माहिर हासिल कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, इसके ये शॉर्ट टर्म जो है वो मीडिएटरी ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे। पहला क्या है, पूरा बीएड कंप्लीट करना, वो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव। दूसरा जो है अगर हमको मीडिएटरी करना है तो सेमेस्टर वाइज जो आप पढ़ रहे हैं उसको हम कहेंगे मीडिएटरी ऑब्जेक्टिव। अब सेमेस्टर में भी आप क्या पढ़ रहे हैं, सेमेस्टर में भी आप क्या पढ़ रहे हैं, उस सेमेस्टर में एक एक पेपर के एक एक पॉइंट जो आप पढ़ेंगे वो सारा कुछ कहलाएगा क्या, शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव। वैसे ही अगर हम खाली मात्र कहें कि हमको एक सेमेस्टर अगर कंप्लीट करना है, एक सेमेस्टर हमारा लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव होगा। सेमेस्टर के अंदर जितने पेपर होंगे वो पेपर हमारे शॉर्ट टर्म मीडिएटरी ऑब्जेक्टिव होंगे। और उस एक एक पेपर के अंदर जितने हमारे पेपर्स के अंदर जो हमारे यूनिट दिए हुए उन यूनिट को, एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करना, वो हमारा शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव होगा। तो ऐसे ही हम जो है लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और मीडिएटरी ऑब्जेक्टिव बनाते हैं हर एक पाठ्यक्रम का विकास करने के लिए। तो उस पाठ्यक्रम में क्या होना चाहिए, इसको पढ़ने के बाद 5 साल के बाद बच्चे क्या बन पाएंगे, बनने इसमें क्या क्या सुधार करेंगे मीडिएटरी, और उस सुधार को करने के लिए कैसे कैसे पढ़ाएंगे, उसका शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव भी रेडी करते हैं। तो ऐसे 3 रूपों में जो हम ऑब्जेक्टिव्स का निर्माण करते हैं। आगे चलते हैं, सिलेक्शन ऑफ लर्निंग मटेरियल। हमने ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड कर लिया, ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लिया। अब हम क्या करेंगे, लर्निंग का चयन करेंगे। जो लर्निंग हमारा है वो लर्निंग को, एक्सपीरियंस को हम चयन करेंगे। तो चयन कहां से करेंगे, करिकुलम शुड प्रोवाइड फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एक्सपीरियंसेस आर देयर इंटेलिजेंट इंटीग्रेशन ऑफ टू द लर्नर। दीज एक्सपीरियंस लीड टू चेंज इन बिहेवियर ऑफ द लर्नर। यही जो है, अब अगर हम कोई भी ये ऑब्जेक्टिव डिसाइड करेंगे तो उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए हम करेंगे क्या। तो ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए हम ये सोचेंगे कि बच्चों के अंदर में किस तरह का विकास करना है, किस तरह का विकास करना है, और वह कौन से बच्चे के लिए। अब ये बीएड है तो बीएड क्या होगा, ग्रेजुएट हुए वाले लोग हैं, यानी उनका कंटेंट जो है थोड़ा बड़ा होगा। वही अगर डिप्लोमा का होता तो डिप्लोमा का कंटेंट थोड़ा सा कम होता, क्योंकि वो 12वीं पास करके आए। तो 12वीं पास करके आए तो उनके कंटेंट थोड़े से लोअर लेवल के होते। तो ऐसे हम वो बच्चों का ध्यान रखेंगे कि वो बच्चे कैसे हैं। तो उसी लिए क्या करेंगे, तो लर्निंग एक्सपीरियंस शुड बी अकॉर्डेंस विद द लर्निंग लेवल ऑफ द लर्नर। जो बच्चे हैं उन बच्चों के आधार पे हम एक्सपीरियंस का चयन करते हैं। यानी 12वीं के बच्चे हैं, 12वीं पास करके आए बच्चे हैं, तो उसी हिसाब से हम कंटेंट को लेके आएंगे ताकि वो बच्चे समझ सके। अगर बीएड करके आए तो बीएड के हिसाब से कंटेंट को लेके आएंगे ताकि बच्चे समझ सके। और वो क्या होगा, उनकी एज, उनकी मैच्योरेशन, उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट, उनका फिजिकल डेवलपमेंट और उनका सोशल इकोनॉमिकल बैकग्राउंड, ये सब चीजें जो है हम उसमें ध्यान रखते हैं जब भी हम बनाते हैं। और उसी के आधार पे हम एक्सपर्ट से जाकर के मिलते हैं, एक्सपर्ट से बात करते हैं और बात करके हम अनुभव का
चयन करते हैं। तो मैथ के लिए अनुभव का चयन अलग करते हैं, साइंस के लिए चयन अलग करते हैं, करिकुलर एक्टिविटी के लिए अलग करते हैं, को करिकुलर एक्टिविटी के लिए अलग अलग करते हैं। करने के बाद फिर हम जो है वह चयन करते हैं। ओके, यहां तक हो गया। आगे चलते हैं। इसी के आधार पे वह डिजाइन को फ्लेक्सिबल बनाते हैं कि कब कितने समय में इसको पूरा करना है। ये पूरा करके हम लर्निंग एक्सपीरियंस का चयन करते हैं। आगे चलते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ द कंटेंट की बात करते हैं। जब हमने लर्निंग एक्सपीरियंस ले लिया तो हम कंटेंट का डिसाइड करेंगे कि कंटेंट कैसा हो। तो कंटेंट जब होता है तो हमने बताया कि कोई भी कंटेंट होता है उससे बच्चे को आगे बढ़ने के लिए, और वो कंटेंट हमारा उतने समय में पूरा हो जाए, यानी अगर 2 साल का है तो 2 साल में पूरा हो जाए, अगर सेमेस्टर वाइज है तो सेमेस्टर में पूरा हो जाए, अगर शॉर्ट टर्म है तो उतने समय में 90 घंटे में वो पूरे हो जाए, या 40 घंटे में पूरे हो जाए, या 60 घंटे में पूरे हो जाए, उतने समय में पूरा हो जाए। तो हम वो सब भी कंटेंट को डिसाइड करते हैं कि उतना ही कंटेंट उसमें रखेंगे कि जिससे कि ज्ञान भी हो जाए और समय पे पूरा भी हो जाए। और बच्चों का ग्रोथ और डेवलपमेंट भी ये ध्यान में रखा जाता है, वहां की सेकुलरिटी को भी ध्यान में रखा जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि कंटेंट हमने ऐसा डाल दिया कि वह कहे कि यह जो है अन्य किसी धर्म को उनके धर्म को उनकी हानि कर रहा है या धर्म का विरोध कर रहा है। तो ऐसे किसी के धर्म को कोई ठेस ना हो, किसी की जाति को कोई ठेस ना हो, किसी के जो है उसकी इंडिविजुअलिटी को ठेस ना हो। इन सब सारी बातों को भी हम जब कंटेंट का निर्माण करते हैं तो ध्यान रखते हैं। और कुछ भी ध्यान रखते हैं, क्या रखते हैं कि वह जनरल रूप में और प्रोफेशनल रूप में कैसे फायदा होगा, यानी आसपास के घर में, अगर हम घर में हैं तो घर में हमारे लिए कैसे फायदा होगा, और यही हमारे रोजगार के लिए कैसा फायदा होगा। सपोज करिए हमारे पाठ्यक्रम में हमने कंप्यूटर का पार्ट रख दिया, हमारे पाठ्यक्रम में हमने जो है आर्ट एंड क्राफ्ट का पार्ट रख दिया। तो आर्ट एंड क्राफ्ट का मतलब क्या होगा, क्यों रखना कंप्यूटर, रखना क्यों? क्योंकि कंप्यूटर से हो सकता है बच्चे के लिए आगे प्रोफेशन मिल सके, आर्ट एंड क्राफ्ट से हो सकता है कि प्रोफेशन आगे बच्चा मिल सके, उसमें बच्चे ने महारत हासिल कर ली तो उससे बच्चा जो है आगे बढ़ सके। तो इसलिए जनरल फील्ड को और प्रोफेशनल फील्ड को दोनों को ध्यान में रखा जाता है। बच्चों को स्ट्रेस जो है वो ज्यादा जब हम पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं तो ज्यादा ध्यान रखते हैं कि बच्चे का भाषा और कम्युनिकेशन स्किल डेवलप हो। क्योंकि हमने बताया कि जो ये 4 सीज है, इस 4 सीज में पहली सी जो है वो कम्युनिकेशन को डिवाइड करती है, यानी कम्युनिकेशन बताती है। तो कम्युनिकेशन अगर बच्चे का अच्छा होगा, वह लोगों के साथ में अच्छा बात कर सकता है, तो वह कहीं रखा जा सकता है, उसका रोजगार मिल सकता है। तो लैंग्वेज और कम्युनिकेशन पर भी ज्यादा ध्यान रखा जाता है जब बनाते हैं तो। और क्या इसमें प्रैक्टिस और इंक्वायरी भी हो कि एक करने के बाद दूसरा कैसे कर सकते हैं, दूसरे के बाद तीसरा कैसे कर सकते हैं, पाठ्यक्रम में हम उसको भी ध्यान रखते हैं। पाठ्यक्रम जो है थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों एस्पेक्ट्स को ध्यान में रख करके बनाई जाती है। तो जब कंटेंट का डिसाइड करते हैं, जब हम कंटेंट का डिसाइड करते हैं, ऑब्जेक्टिव बना लिया, लर्निंग का चयन कर लिया लोगों से, लर्निंग का चयन करने के बाद हम उसके आधार पर जब हम कंटेंट डिसाइड करते हैं तो कंटेंट में इन सारी बातों को थ्योरेटिकल, प्रैक्टिकल, जनरल, प्रोफेशनल, कम्युनिकेशन और प्रैक्टिस, इन सब बातों का हम ध्यान उसमें रखते हैं। और साथ साथ में हम को करिकुलर एक्टिविटी का भी ध्यान में रखते हैं कि बच्चे को मनोरंजन भी साथ साथ में हो, बच्चा बोर ना हो, इनका भी ध्यान रखते हैं। ओके, तो आगे आगे चलते हैं। यह जो है आगे के घर से और कम्युनिटी से भी जो कंटेंट बना है वो बच्चा घर पे भी जाकर के कर सके और कम्युनिटी में भी जाकर के सीख सके, इसको भी ध्यान में रख करके बनाते हैं। आगे चलते हैं, कैसे लर्निंग मटेरियल तैयार करेंगे। तो लर्निंग मटेरियल के लिए मैंने आपको बताया हुआ था कि ब्रूनर की एक मैंने थ्योरी बताई हुई थी। ब्रूनर की थ्योरी में इनेक्टिव, आइकॉनिक और सिंबॉलिक मोड थे। इनेक्टिव जो छोटे बच्चे के लिए है, आइकॉनिक उससे बड़े बच्चों के लिए इमेज और डायग्राम, और सिंबॉलिक जो है वो सबसे बड़े बच्चों के लिए होता है। तो इन बातों को ध्यान में रख करके, यानी जब भी हम कंटेंट रखें तो कंटेंट में लर्निंग मटेरियल जो है ऑडियो वीडियो के रूप में, ऑडियो वीडियो फॉर्मेट में, सप्लीमेंट्री रीडर के रूप में, टेक्स्ट बुक के रूप में, वर्कबुक के रूप में, टीचर गाइडलाइन के रूप में, यह जो लर्निंग मटेरियल हम उसको रखें। यानी अगर एक कंटेंट हो गया तो कंटेंट को और कैसे पढ़ाया जाए, कंटेंट को और दूसरी, जैसे एक पुस्तक है उस पुस्तक में उसको और कैसे कैसे पढ़ाया जा सकता है, तो उसके लिए हम वीडियो भी हो सकता है, उसका ऑडियो भी हो सकता है, उसका प्रिंट मटेरियल भी हो सकता है, उसकी सप्लीमेंट्री भी साथ में हो सकती है, उसकी एक्टिविटी भी हो सकती है। तो ये सारी बातों को ब्रूनर की थ्योरी को ध्यान में रखते हुए, ब्रूनर की थ्योरी कहती है कि एक्टिविटी जो है वो छोटे बच्चों के लिए होती है, आइकॉन अगर हमको कोई इमेज बताना है या कोई डायग्राम बताना है तो थोड़े से बड़े बच्चों के लिए होती है, और अगर हमको सिंबल बताना है तो सबसे बड़े बच्चों के लिए जो है वो होती है। तो ये मैंने आप लोगों को जब मैं बता रहा था तो ब्रूनर की थ्योरी मैंने पढ़ाई हुई थी, हालांकि जब आगे और एक क्लास आएगी तो मैं उसमें ब्रूनर की थ्योरी और एक्सप्लेन करूंगा। तो ऐसे थ्योरी के आधार पे हम जो है लर्निंग मटेरियल डिसाइड करेंगे कि क्या लर्निंग मटेरियल होगी जो कि कंटेंट को और सुदृढ़ बना सके। उसके बाद हम क्या करेंगे, पाठ्यक्रम का इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। इम्प्लीमेंटेशन करेंगे कि वो पाठ्यक्रम जो बनाया गया वो पाठ्यक्रम कैसा हुआ। तो पाठ्यक्रम को बनाने के लिए स्टेट बोर्ड जो है, जैसे मैंने बताया था कि स्टेट बोर्ड एससीईआरटी और जो सेंट्रल बोर्ड है वह एनसीईआरटी, एससीईआरटी और एनसीईआरटी जो है वह सभी लोगों को कहती है कि आप लोग जो है इस पाठ्यक्रम को बन गया है इसको इम्प्लीमेंट करिए। इम्प्लीमेंट करने के बाद वो देखती है कि इसके लिए क्या नेसेसरी
रिक्वायरमेंट है और क्या क्या चेंजेस और कर सकते हैं। तो इंप्लीमेंट करने के बाद हमको पता चलता है कि जो कुछ हमने नया डाला उसमें वह सब सही था या उसमें कुछ और सुधार करने की आवश्यकता थी। तो इंप्लीमेंटेशन करने के बाद हमको पता चलता है। तो इसमें लोगों की जो कमेटी है, कमेटी की रिसेप्टिविटी भी पता चलती है कि नया करिकुलम लोगों ने कैसे स्वीकार किया। जैसे हमने पाठ्यक्रम बना दिया, अभी बीएड का पाठ्यक्रम था 2 साल का, तो 2 साल का पाठ्यक्रम लोगों ने कैसे स्वीकार किया। थोड़े कठिनाई हुई शुरू में, बट लोगों ने स्वीकार किया, लोगों ने जाना कि बीएड से हमको ज्यादा कुछ सीखने को मिल रहा है। तो ऐसे जो है इंप्लीमेंटेशन हम करेंगे तो हमको पता चलेगा कि जो पाठ्यक्रम बनाया गया वह पाठ्यक्रम कैसा था। ओके, तो इस तरह से हम जो है वह बच्चों ने उसको कैसे एक्सेप्ट किया है और उनके पेरेंट्स ने उनको कैसे एक्सेप्ट किया है, उसके लिए और क्या एडिशनल एनर्जी की जरूरत है, क्या मनी की जरूरत है, क्या टाइम की जरूरत है, ये सब भी हम इम्प्लीमेंटेशन में पता करते हैं। उसके बाद जो है हम इम्प्लीमेंटेशन कर लिए, उसका हम इवेल्यूशन करेंगे। इवेल्यूशन करेंगे सबसे पहले माक्रो लेवल पे करेंगे तो हमारा जो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है वो पूरा होगा। फिर वैसे ही माइक्रो लेवल पे करेंगे तो हमारा शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव जो है वो पता चलेगा कि एक एक कंटेंट जो था, एक एक कॉन्सेप्ट जो हमने डाला हुआ था उस पे बच्चों ने कैसा किया, थ्योरी नॉलेज में बच्चों ने कैसा किया, वो पाठ्यक्रम जो बना था वह कैसा सक्सेस हुआ, जो पूरा ओवरऑल पाठ्यक्रम था वो कैसा हुआ था। जब हम ओवरऑल की बात करते हैं तो बात करते हैं हम, यहाँ पे दो बात है, एक है माइक्रो लेवल और दूसरा है माक्रो लेवल। तो एक माइक्रो लेवल पे और माक्रो लेवल पे हम जो है मूल्यांकन करते हैं। माक्रो जो होता है वो ओवरऑल होता है और माइक्रो जो होता है वो सूक्ष्म एक एक बातों को ध्यान में करता है, और इसी के आधार पे हमको पता चलता है कि हमारा जो मूल्यांकन है वह मूल्यांकन कैसा हुआ है। तो ये माइक्रो के आधार पे और माक्रो के आधार पे इसका मूल्यांकन हम करते हैं। तो यहां तक हमारा जो था वो हमने अभी आपको चर्चा करी कि जो पाठ्यक्रम का रिफॉर्म कैसे करना है, पाठ्यक्रम को बनाने के लिए उसके कौन कौन से स्टेजेस हैं। तो स्टेजेस, फॉर्मेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव, सिलेक्शन ऑफ द लर्निंग एक्सपीरियंस, डिटर्मिनेशन ऑफ द कंटेंट, लर्निंग मटेरियल, इंप्लीमेंटेशन और इवैल्यूएशन, ये 6 चरण हैं। इन 6 चरण के आधार पे हम पाठ्यक्रम का जो है वो विकास करते हैं। पाठ्यक्रम की प्लानिंग करके नया पाठ्यक्रम हम उसमें रिफॉर्म करते हैं इन 6 चरणों के आधार पे। अब इन्हीं 6 चरणों के आधार पे आगे मॉडल बनते हैं और उन्हीं मॉडलों को हमने ध्यान में रख करके 6 चरण को जो है ब्रीफ में बनाया हुआ है। तो हम वो मॉडल आगे जाकर के पढ़ेंगे। अभी तक तुमने करिकुलम डेवलपमेंट पढ़ा, अब आगे जाकर के हम जो है वो 6 चरण के आधार पे जो मॉडल है उनको हम पढ़ेंगे। तो अगली जो हमारी क्लास होगी वह मॉडल पे होगी। वो मॉडल हम उसको चर्चा करेंगे। मॉडल में कई सारे लोग हैं, जैसे हिल्डा टाबा है, राल्फ टायलर है, ये सारे लोग हैं, उनको हम पढ़ेंगे। होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और ये वीडियो जो है वो हम अपलोड करेंगे यूट्यूब पे, तो आप लोग उसको लाइक करिएगा।